तो हेलो दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय संदीप पे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th की मैथ। और दोस्तों यह लेक्चर 5 है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा मेन टॉपिक है वह है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो इसके बारे में हम एकदम अच्छे से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको यह बता दें कि इससे पीछे की प्रश्नावली यानी 1.1 को हमने एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। यदि आप उन सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर। आइए दोस्तों हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है दोस्तों, तो अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय है वह क्या है, यानी जो प्रमेय है यह प्रमेय यही है कि किसी भी, लिख सकते हैं यहाँ पे, किसी भी भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या को अभाज्य अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या है भाई, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आ जाता है क्या, भाज्य क्या है और अभाज्य क्या है। जिसको जिसको भाज्य और अभाज्य के बारे में पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वह एक बार देख ले कि जो भाज्य है और अभाज्य है क्या है। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं भाज्य, यानी भाज्य में जो भाज्य संख्या है, यानी इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि वह संख्या जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए। यानी दोस्तों भाज्य संख्या क्या होगा, वह संख्या जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी भाज्य संख्या रहेगा उसका केवल दो से अधिक फैक्टर होगा। ठीक है, यानी भाज्य संख्या का जो है दोस्तों क्या होगा, दो से अधिक फैक्टर होगा। ठीक है, अब ये इसके बारे में हम बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसी तरह से पहले देखिए, अब ले लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है कि वह संख्या जो केवल एक से कटे या स्वयं से कटे उसी को तो हम कहेंगे क्या, अभाज्य संख्या। यानी इसमें क्या होगा दोस्तों, केवल दो ही फैक्टर, जिसमें केवल दो फैक्टर हो, क्या हो दोस्तों, केवल दो फैक्टर हो उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। और जिसमें दो से अधिक फैक्टर हो उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। क्लियर है। अभी देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम ले क्या, 10। क्या भाई, 10। यह 10 क्या है, 10 किस किस के पहाड़ी में आएगा, सबसे पहले एक के पहाड़ी में आएगा, दो के भी पहाड़ी में आएगा, फिर किसके पहाड़ी में आएगा भैया, 5 के पहाड़ी में आएगा, फिर 10 के पहाड़ी में आएगा कि नहीं आएगा। तो 10 जो है 1 2 3 4, इसका क्या हो गया, 4 फैक्टर हो गया, 4 फैक्टर हो गया। तो यह क्या हो जाएगा, 10 क्या है भैया, भाज्य संख्या है। 10 क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे लेते हैं 6। 6 का हम गुणनखंड करेंगे, यानी 6 एक के पहाड़ी में आएगा, फिर इसके बाद 2 के भी पहाड़ी में आएगा, 3 के पहाड़ी में भी आएगा, और 6 कम 6 के पहाड़ी में भी आएगा। तो क्या हो गया, इसके भी दो से अधिक फैक्टर हो गए, हुए कि नहीं हुए। जिसके दो से अधिक फैक्टर होंगे वह संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है ना, तो यह 6 भी क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या है। जैसे हम और भी लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 2। अब भैया 2 किस किस के पहाड़ी में आता है, केवल एक के पहाड़ी में आएगा और 2 के पहाड़ी में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके जो गुणनखंड हुए, क्या 2 से अधिक है, इसके फैक्टर यानी 2 से अधिक फैक्टर है नहीं है। तो यह 2 क्या है, अभाज्य है। क्या है, अभाज्य है। क्लियर है। जैसे कि हम और ले सकते हैं, 5 ले लें। 5, यह 5 क्या है, भाज्य है कि अभाज्य, कह देंगे अभाज्य। क्यों, क्योंकि केवल एक के पहाड़ी में आएगा और 2, 5 एकम 5 के पहाड़ी में आएगा। तो यह भी हो गया क्या, अभाज्य संख्या ना। समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे हम ले लें 9। 9 क्या है, 9। 9 का गुणनखंड करेंगे, यानी 9 किस किस के टेबल में आएगा, पहले तो एक के टेबल में आ जाएगा, 3 के टेबल में आएगा, फिर 9 के भी टेबल में आएगा।
तो इसका जो फैक्टर हुआ कितना फैक्टर हो गया 3। जैसे ही 2 से अधिक फैक्टर होगा तो संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी भैया, भाज्य हो जाएगी। लेकिन जैसे ही केवल 2 फैक्टर होता है तो वह क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर है सबको। अब जैसे किसी के मन में आ रहा होगा कि सर 1, देखिए क्या 1, मान लेते हैं कि हम कोई संख्या लेते हैं यहाँ पे 1 तो केवल एक ही के पहाड़े में आता है और किसी पहाड़े में नहीं आएगा। तो यह जो 1 है, यह जो 1 है न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। क्लियर है। ज़्यादा डीप में नहीं समझना है, बस हमको यहाँ पे यही देखना है कि कौन सी भाज्य संख्या है और कौन सी अभाज्य संख्या है। और हम देखेंगे यहाँ पे कि भाज्य संख्या को किस प्रकार से अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय है, यह प्रमेय यही कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर है सबको। तो यह बताइए हमको अब कि भाज्य और अभाज्य समझ में आया कि नहीं। कहने का मतलब यह है सीधा सीधा कि ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटे या तो स्वयं से कटे उसे क्या कहेंगे भैया, अभाज्य संख्या कहेंगे। ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो यानी 2 से अधिक संख्याओं से कटे वह क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर है सबको, भाज्य और अभाज्य ना। तो अब हम देख लेते हैं कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे कि ले लेते हैं हम भाज्य संख्या, यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सा लिए हैं, जैसे 10, इसी 10 को लेते हैं। यह जो 10 है, 10 अभी हमने देखा क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्या है भाई, भाज्य संख्या है। इसको हमें लिखना है अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 दूनी 10 ना। अब देखो यह जो 2 है और 5 है दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। चूंकि हम यहाँ पे देख चुके हैं दोनों भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हो गया ना, यह तो था भाज्य और 2 गुणे 5 लिख दिए तो क्या हो गया, अभाज्य। क्या हो गया भाई, अभाज्य। क्लियर है कि नहीं। यानी हम किस प्रकार से भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिख रहे हैं। जैसे कि ले लेते हैं हम क्या, 18। देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 9 18 यानी 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यह भी यह क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। तो यानी 18 जो है भाज्य संख्या है, लेकिन जैसे ही इसको हम 2 गुणे 3 के रूप में लिख दिए तो यह क्या हो गया, अभाज्य संख्या। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है जी हाँ, सभी को आ गया। क्लियर है ना। तो अब हमें आप लोग बताइए भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है, आसानी से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, नहीं होगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं कुछ आगे की पॉइंट को देख लेते हैं क्या है। अब हमारा जो पॉइंट है वह है भैया LCM और HCF। ठीक है, यानी लस और मस। सभी लोगों ने पढ़ा है कक्षा 8 में 9 में, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको आता होगा लस और मस किस प्रकार से निकालेंगे। जिसको नहीं आता है उसको हम यहाँ पे तरीका बताएंगे। वह तरीका ऐसा होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि लस क्या होता है और मस क्या होता है। जिसको नहीं आता है वह एकदम आराम से वीडियो को देखते हुए और पेन कापी के साथ बैठे ताकि नोट भी करते हुए चले। तो देखिए क्या है LCM। तो सबसे पहले हम बता दें कि LCM का पूरा नाम क्या है। लिस्ट क्या है भाई, लिस्ट कॉमन फैक्ट, यम है तो मल्टीपल हो जाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। और लिस्ट का मतलब क्या होगा भैया, सबसे छोटा, क्या सबसे छोटा। कॉमन का मतलब साझा, कॉमन का मतलब साझा। मल्टीपल का मतलब हम कह सकते हैं क्या भाई, पहाड़ा। ठीक है ना, क्या पहाड़ा। क्लियर है सबको, क्लियर है। पहाड़ा यानी टेबल, जैसे होता है 2 का टेबल 3 का टेबल। ठीक है ना, अभी बताएंगे इसके बारे में एकदम अच्छे से। और फिर देखो HCF का पूरा नाम क्या होता है, HCF का पूरा नाम क्या होता है भैया, होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन एफ यानी फैक्टर। क्लियर है सबको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, से बड़ा। कॉमन यानी साझा, साझा का मतलब क्या, जो दोनों में संख्या मिले। और फैक्टर का मतलब क्या, भाग। फैक्टर का मतलब क्या भाई, भाग। क्लियर है सबको। अब कोई पूछेगा LCM और HCF का पूरा नाम बताओ, तो क्लियर है सभी को। यानी जिसको हम कहते हैं लस और मस, इस नाम से भी बहुत लोग वाकिफ हैं, लस और मस के नाम से।
तो आइए हम देख लेते हैं जो एलसीएम है लसा को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एलसीएम क्लियर है सबको। यानी कि देखो जो यह लसा है, यह जो लसा है यानी कि सबसे छोटा, जैसे कि दो संख्या हमें दे दे, कह दे क्या, कह दे 8 और मान लेते हैं कितना 5। 8 और 5 का लौसा ज्ञात करो। 8 और 5 का लौसा क्या करो भैया, ज्ञात करो ना। तो किस प्रकार से हम निकालते हैं, सभी को पता है 8 और 5 का लौसा क्या होगा, 40 होगा। क्या होगा, 40 होगा। ऐसे तो हम डायरेक्टली बता दिए, लेकिन जो मेन इसका कारण है, यह कारण क्या है इसे हम दिखाते हैं। जैसे कि है 8, तो 8 का टेबल सभी को आता है, यानी 8 का पहाड़ा। 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक के 24 होता है, 8 चौक के 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56। फिर इसी तरीके से यह हो जाएगा, ठीक है ना। अब लिख लेते हैं यहाँ पे 5 का पहाड़ा। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक के 20, 5 पचे 25, फिर होगा 5 छक 30, 5 सत्ते 35, फिर 5 चौवट्ठे 40, 5 नवा 45, 5 दहा 50। क्लियर है सबको, पहाड़ा आता है, सभी को आता है। अब देखो भाई, हमें निकालना क्या है लौसा, LCM लेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे छोटा साझा यानी दोनों में, और जैसे कि मल्टीपल का मतलब पहाड़ा, यानी जो दो संख्या दिया रहेगा उसी का तो हमको LCM ज्ञात करना है। तो जो संख्या दिया रहेगा वह पहाड़े में सबसे छोटा जो रहेगा संख्या दोनों में, वही हमारा क्या होगा, LCM होगा। तो देखो 8 और 5 का हमने पहाड़ा यहाँ पे लिखा है, तो आप हमें इसमें से बता सकते हैं वह सबसे छोटी संख्या जो 8 में भी मिले और 5 में भी मिले। क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, 30 बताएंगे कि 20 बताएंगे। 20 तो भैया 5 में है, लेकिन 8 में है कहीं पे नहीं है। तो क्या है, ऐसी संख्या कुछ दिख रहा है जो दोनों में हो और सबसे छोटा संख्या हो, क्या है, 40 है। 40 दिख रहा है कि नहीं, दोनों तरफ नहीं दिखा, दिखा। यह जो 40 है मेरे भाई, यही 40 तो हमारा क्या है, LCM कह देते हैं 40 बड़े ताव से। यह ताव से कहने का मतलब यही है कि जब भी दो संख्याओं का लौसा पूछेगा तो उन दोनों के मल्टीपल यानी उन दोनों के पहाड़े में वह सबसे छोटी संख्या जो दोनों में क्या हो दोस्तों, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, यानी जो दोनों में मिले, वही हमारा क्या होता है, लौसा होता है। जैसे यहाँ पे एक संख्या और दे दे, मान ले 2 दे दे, तो 2 का भी हम इसी तरह से पहाड़ा लिखेंगे, जाहिर सी बात है लिखना पड़ेगा। क्लियर है, देखो नहीं समझ में आया, फिर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे कि हमें कोई कह दे कि यहाँ पे ले संख्या दूसरा, जैसे कि कह दे कोई 5 और 7, 5 और 7 का लौसा ज्ञात कीजिए। क्लियर है, तो हमें पता है 5 और 7 का लौसा जो है कितना है भाई, 35 है। कितना है, 35 है। बहुत आसानी से हम बता देंगे, लेकिन इसका जो लौसा है मेन रीजन है उसे समझो। 5 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक के 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 चौवट्ठे 40, 5 नवा 45, 5 दहा 50। क्लियर है, 7 का पहाड़ा लिखेंगे। 7 दूनी 14, 7 त्रिक के 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49। इस तरीके से यह भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है भाई, लौसा ज्ञात करना है। तो लौसा में यानी LCM में हमने यही लिखाया है, क्या लिखाया है कि लेस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा संख्या जो दोनों में हो, यानी दोनों अंकों के पहाड़े में जो सबसे छोटा संख्या होगा वही हमारा क्या होगा, LCM होगा। तो आप हमें खुद से बताइए, कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, 35। यही 35 जो है 5 के पहाड़े में भी है और 7 के भी पहाड़े में है, और यही संख्या सबसे छोटी है, तभी हम कह देते हैं 7 और 5 का लसा 35 है। कहते हैं कि नहीं भाई, कहते हैं। तो समझ में आ गया लसा मेरे दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। लसा क्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं के पहाड़े में हो, वह सबसे छोटी संख्या, वही हमारा क्या कहलाता है, लौसा। अब आ जाते हैं HCF। HCF का मतलब क्या है, मसा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या है भैया, सबसे बड़ा साझा यानी दोनों, भाग का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कटना, काटना, ऐसे भी लिख सकते हैं काटना। फैक्टर यानी गुणनखंड। जैसे कि मान लेते हैं हम 8 और 5 को ही लेते हैं।
8 को ले लेते हैं, 5 को ले लेते हैं, इसका हमें कोई पूछ दे HCF ना, जिसको कहते हैं क्या, मौसा। क्या कहते हैं भैया, मौसा। 8 और 5 का मौसा क्या है, तो वह सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों में का हो, इन दोनों को विभाजित कर दे, जो इन दोनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे, इन दोनों को, यानी कहने का मतलब यह है कि इन दोनों को क्या कर दे, भाग कर दे, पूरा पूरा काट दे, वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF। तो बताइए भैया इसमें कौन सी संख्या है, 2 है, 2 से तो 8 कटेगा, लेकिन 5 कटेगा, कभी नहीं कटेगा। 2 से 8 कटेगा लेकिन 5 नहीं कटेगा ना। तो इसीलिए इसका जो HCF होगा वह 0 होगा, वह जो होगा 0। एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि हम ले ले कितना, हम ले ले क्या भाई, 10 ले लें और ले लें कितना, 20। 10 ले ले और 20 ले ले। यदि इसका कोई पूछ दे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें बताइए आप 10 और 20 को विभाजित करने के लिए सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। 2 है, 2 से तो यह विभाजित हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे कि देखो हम यहाँ पे 10 लिखते हैं, 10 1 के पहाड़ी में आएगा, 2 के पहाड़ी में आएगा, 5 के पहाड़ी में आएगा और 10 के पहाड़ी में। क्लियर है। इसी तरीके से 20 जो है किस किस के पहाड़ी में आएगा, 1 के पहाड़ी में आएगा, 2 के पहाड़ी में आएगा और 4 के पहाड़ी में आएगा, 5 के पहाड़ी में आएगा, फिर 10 के पहाड़ी में आएगा, फिर कितना, 20 के पहाड़ी में आएगा। क्लियर है। तो इन दोनों को हमने क्या लिखा है भैया, फैक्टर लिखा है, यानी किन किन के टेबल में आएगा। तो हमें जो 10 है ना, 10 क्या है, दोनों मिल रहा है, 10 में भी मिल रहा है और 20 में। तो यह जो 10 है, 10 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है और दोनों में क्या है, मौजूद है। तो इसका जो HCF होगा मेरे भाई वही हो जाएगा क्या, 10। क्या हो जाएगा, 10। यानी 10 ऐसी संख्या है जो 10 और 20 को क्या कर सकती है, पूरा पूरा विभाजित कर सकती है तो दो भी है, तो 2 भी, 5 भी है, लेकिन इन सबको हम नहीं लेंगे भैया। हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब का सबसे बड़ा, हाईएस्ट का मतलब का सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या है, 10 ही तो है, सबसे बड़ा क्या है भाई, 10 है। क्लियर है सबको। जिसको नहीं क्लियर है, अभी हम एग्जाम्पल का सवाल लगाएंगे एक आध दो ठे, तो वहाँ पे आप लोग अपने समस्या को क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो जहाँ वैसे भी मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि सभी लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि यह जो लॉसा है वह क्या होता है और मसा है वह क्या होता है, यानी LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल का सवाल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई इसमें जो उदाहरण है, उदाहरण 6 है। क्वेश्चन कहा है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्लियर है दोस्तों। यानी हमें दो संख्या दिया है, क्या दिया है भाई, 6 दिया है और दे रखा है हमको 20। इसका हमको ज्ञात क्या करना है, HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। ज्ञात करना है कि नहीं, ज्ञात करना है। आप लोग अच्छे से एकदम समझिए। इसी तरीके से प्रश्नावली का भी सवाल है, यहाँ पे समझ लेते हैं तो वहाँ पे सीधे क्या होगा, धमाल करना होगा ना। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले बवाल को समझ लो तो सीधे धमाल करेंगे। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, संख्या 6 और 20 का हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। हाँ? तो हमें पता है कि यह जो 6 है और 20 है, 6 है और 20 है, हमें देखना है किसके लिए भैया, LCM के लिए ही लेते हैं, LCM के लिए। तो हम पहले ही बताएं कि दोनों का पहाड़ा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, हम आपको बता रहे हैं इस तरीके से भी। जैसे देखो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 चहाके 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। फिर कितना होगा भैया, 6 अठे 48, 6 नौ 54, 6 दहा में 60 होगा कि नहीं होगा। अब 20 का टेबल लिखेंगे तो क्या होगा, 20 दूना 40 और 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60, 20 चौके 80, 20 पंज 100। क्लियर है। तो इसमें और इसमें सबसे छोटी संख्या हमें देखना है जो दोनों में मिले, तो वह संख्या है 60, वह संख्या है 60। तो इसका जो LCM होगा वह क्या होगा भाई, वह होगा क्या, 60 होगा। किसका किसका LCM, 6 और 20 का LCM, किसका 6 और 20 का जो LCM होगा कितना होगा, 60 होगा। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो देखिए, जो हम कक्षा 8 7 में पढ़ते हैं, ऐसे हम 6 को लिखते हैं, इसे ऐसे काटते हैं कि नहीं, 2 से काटेंगे 3, फिर कितने से काटेंगे, 3 से काटेंगे 1। इसी तरीके से 20 को भी लिखते हैं, इसे भी काटेंगे, काटेंगे कि नहीं काटेंगे। तो देखो कितने से कटेगा यह, 2 से काटेंगे 10,
फिर 2 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। तो यानी कहने का मतलब यह जो 6 है, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 2 गुणे 3। और जो 20 है, 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला भाई, 2 गुणे 5। मिला कि नहीं, मिला। तो हम ज्ञात क्या कर रहे हैं मेरे भाई, क्या ज्ञात कर रहे हैं, लसा, LCM। तो लसा ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो लसा में क्या होता है कि जो संख्या मिलता है उसको तो एक बार लिखते हैं, बाकी जो नहीं मिलता है उसे भी क्या करते हैं, लिख लेते हैं। कहाँ, गुणा के रूप में। तो देखो जो 2 मिल रहा है उसे एक बार लिखेंगे 2, जो नहीं मिल रहा है 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो फिर भी 2 लिखेंगे, गुणे 3 गुणे 5। अब सबका गुणा कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तें 12, 12 पंजे 60, 60 हमारा क्या हो गया, लसा। यही जो क्रिया हमने यहाँ पे किया वही क्रिया हमने यहाँ पे भी किया। ठीक है, अब जिसको जैसे समझ में आ जाए वह वैसे ही समझे। हम आपको दो दो विधि बता रहे हैं। यह जो है एकदम जड़ से है, एकदम जड़ से, यहीं से शुरुआत हुई लसा की। क्लियर है ना, क्लियर है। तो लसा निकालने आ गया सभी को, LCM, लेस्ट कॉमन फैक्टर। अब देख लेते हैं HCF। HCF किसका किसका, 6 का और 20 का। तो अभी हमने 6 का गुणनखंड किया कि नहीं किया। तो हमें क्या क्या मिला भैया, मिला हमको 2 गुणे 3, और 20 का हमने गुणनखंड किया तो क्या मिल गया, 2 गुणे 5 ना। तो मौसम में क्या होता है, यानी HCF में क्या होता है, HCF में होता है कि जो संख्या मिलता है केवल उसी को लिखते हैं, बाकी सभी संख्याओं को छोड़ देते हैं, बाकी सभी संख्याओं को छोड़ देते हैं। तो केवल 2 मिला तो केवल एक ही 2 लिखेंगे, केवल एक ही 2 लिखेंगे। जो नहीं मैच करता है उसको HCF में नहीं लिखा जाता है, उसको HCF में नहीं लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब कि इन दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 2 है। 2 से 6 भी कटेगा, 20 भी कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यही 2 हमारा हो जाएगा HCF आंसर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, सभी को आ गया। ठीक है, तो देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल इसी के साथ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो उदाहरण का 7वां सवाल है इसको आप खुद से करिए। देखो इसमें करना कुछ नहीं है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्या दिया है 96 404, दोनों का हमें HCF भी ज्ञात करना है और फिर उसके बाद LCM भी ज्ञात करना है। तो इसको आप खुद से करेंगे, इसको आप खुद से करेंगे। और मैं 8वां सवाल जो है लगा देता हूँ। देखो इसमें क्या है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमें संख्या दे रखा है, संख्या दिया है भैया 6, 72 और 120। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं संख्या अपना 6, 72, 120। इसका जो हमें ज्ञात करना है HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। क्लियर है सबको, क्लियर है। तो देखो चाहे तो हम 6, 72, 120 का टेबल लिखें और LCM के लिए सबसे छोटी संख्या उसमें ढूंढें। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं क्या कि भैया 6 का अभाज्य गुणनखंड करें, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 फिर 3 1। इसी तरीके से 72 का भी कर लेते हैं। तो यह क्या हो जाएगा भैया, 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 हो गया, डायरेक्टली इसे 3 से काटेंगे तो 3 होगा, फिर 3 से काटेंगे 1। क्लियर है। अब 120 का 20 को भी विभाजित कर देते हैं, काट देते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 60 हो gया, फिर हो जाएगा 30, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 15, फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 3, फिर 3 से काटेंगे तो हो गया 1। क्लियर है सभी को। यानी कि जो 6, 72 और 120 है इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3, और 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2। यानी 72 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। क्लियर है। इसी तरीके से 120 का गुणनखंड लिख सकते हैं। क्या निकाले हैं, 120 का निकाले हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो इसे भी लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, इतना तो काम हमें करना है, इतना काम हमें जो है दोस्तों करना है। और यह जो ऊपर वाला है इसे तो चाहे हम क्वेश्चन के सामने भी कर सकते हैं, या तो फिर इसे रफ कार्य समझ के हम पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो आइए इसको अब हम देखते हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है भैया, LCM। LCM में हमने यह बताया
कि जो संख्या मैच करेगा उसे तो लिखेंगे, यानी जो संख्या मैच करेगा उसे तो लिखेंगे, बाकी जो नहीं मैच करेगा उसे भी क्या करेंगे, लिख देंगे। तो आइए देखते हैं जो जो संख्या मैच करता है उसको उसको लिखते हैं। तो देखो सब में जो है 2 मैच कर रहा है, 2 सब में 2 है, तो क्या लिखेंगे, 1 2 लिख देंगे गुणे। बाकी इसमें तो इन दोनों में 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो इन दोनों का 2 एक ठो लिखेंगे। फिर इसमें 2 है, फिर 2 को भी लिख लेते हैं। अब देखते हैं सब में 3 है, सब में 3 है एक एक, तो एक 3 लिख लेते हैं। बाकी इसमें एक 3 अधिक है, तो इस 3 को भी लिख लेते हैं। फिर एक 5 यहाँ पे है तो एक 5 को भी लिख लेते हैं। अब सबका गुणा करते हैं। अब सबका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखो क्या होते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक के 24, कितना हो गया भाई, 24 हो गया। तो 24 को लिख लेते हैं गुणे 3 पचे 15, 24 में 15 का गुणा कर देते हैं तो कितना होगा, 15 तिया 45, 15 चौक के 60 का जीरो हासिल लग गया 6, 15 दूना 30 और 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, यानी 360। कितना आ गया भैया, 360। 360 क्या आया है, LCM, लेस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्ती। क्लियर है। अब देख लेते हैं HCF। HCF क्या होता है कि वह संख्या जो सब में कॉमन हो केवल उसी को लिखेंगे, बाकी संख्याओं को छोड़ देंगे। तो सब में जो है मिल क्या रहा है भैया, 2 मिल रहा है, सब में एक ठो मिल रहा है कि नहीं, और क्या मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, सब में मिल रहा है। देखो एक 3 भी सब में मिल रहा है, तो हम इसी को केवल लिखेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। किसके लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए। तो लिखेंगे 2 गुणे 3 बराबर 6। यही हो गया हमारा क्या आंसर, HCF। क्लियर है सभी को। तो दोस्तों यह जो वीडियो था यह एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था। आपने इस वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से देखा है तो आप खुद से प्रश्नावली का सवाल लगाने के लिए कोशिश करिए। यदि आपको आ जाता है तो अच्छा है, नहीं तो आप हमारे अगले वीडियो को देख सकते हैं एकदम आसानी से। उसमें भी हम हर एक सवाल को अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों।